अरे मम्मी दे तो ना, ये दाल तो कुछ भी नहीं खा रही है। वो खा लेगी बेटा, उसका पेट भरा हुआ होगा। जाओ तुम खेलो। पर मम्मी, अरे कहा ना वो खा लेगी। जाओ अब मुझे परेशान मत करो। 4 साल की मासूम प्रिया अमरपुर गांव में अपने पिता हरीश और मां ममता के साथ रहती थी। हरीश एक किसान था और ममता घर पर रहकर अपनी बच्ची और घर का ख्याल रखती थी। हरीश के पास एक गाय थी जो हमेशा उनके घर के पीछे बाड़े में बंधी रहती थी। प्रिया ने उस गाय का नाम मंगो रखा था, क्योंकि जब भी प्रिया मंगो के पास जाती थी वो जीभ निकालकर खड़ी हो जाती थी। प्रिया कहती थी जब देखो कुछ न कुछ खाने को मांगती रहती है, इसलिए उसने गाय का नाम मंगो रखा था। प्रिया ज्यादातर समय मंगो के पास बाड़े में ही खेलती रहती थी। मंगो को भी प्रिया को खेलते देखकर बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन, प्रिया, ओ प्रिया, अरे कहाँ चली गई? हाँ मम्मी, मैं इधर हूँ, मंगो के पीछे, उसे खाना खिला रही हूँ। ओहो बेटा, मंगो कोई बच्ची थोड़ी है, वो खा लेगी। मुझे पता है मम्मी, मगर मंगो को अपने हाथ से खिलाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बाबा ठीक है, खिला अपने हाथों से इसे, पर जल्दी अंदर आ जाना और अपना खुद भी खाना खा लेना। प्रिया मंगो के पास खेलती रही और ममता घर के अंदर चली गई। अब बाड़े में प्रिया और मंगो अकेली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई और नहीं था। ये एक भारी भरकम बाघ था जो पास ही घात लगाए बैठा था। उसकी नजर छोटी सी प्रिया पर थी और मौका पाते ही वो उसकी तरफ झपट पड़ा। बाघ की छलांग देखकर मंगो को एहसास हो गया कि बाघ जरूर प्रिया की जान ले लेगा, लेकिन उससे पहले ही मंगो ने पूरी ताकत के साथ अपने गले में बंधी रस्सी को झटका दिया और उसकी ताकत से रस्सी समेत खूंटा भी जमीन से उखड़ गया। अब मंगो प्रिया और बाघ के बीच खड़ी थी। प्रिया डर से थर-थर कांप रही थी और मंगो आंखें फैलाए और नथुने फुलाए बाघ को घूर रही थी। बाघ भी समझ गया था कि प्रिया से पहले उसे मंगो से जूझना ही होगा। देखो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो भूल गई है क्या कि तू एक गाय है और मैं एक बाघ हूँ? मुझे धमकाने की हिम्मत तुझ में कहाँ से आई? ये मेरी बच्ची है, तो इस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एक इंसान की बच्ची के लिए इतना प्यार, ऐसा क्या है इसमें? अगर ये इतनी ही प्यारी है तो फिर तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मैंने कहा ना चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मंगो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बाघ ने मंगो की तरफ छलांग लगा दी। मंगो भी बिना कुछ सोचे समझे उससे भिड़ गई। बहुत देर तक दोनों में भयंकर लड़ाई होती रही। बाघ मंगो पर अपने नुकीले पंजों से वार करता रहा और मंगो अपने सींगों से उठा उठा कर पटकती रही। उधर प्रिया एक जगह छिपकर ये सब देखती रही। आखिरकार मंगो के हौसले की जीत हुई और बाघ को हार मानने पर मजबूर कर दिया। बाघ लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ लौट गया। तब प्रिया बाहर निकलकर मंगो की तरफ दौड़ी और उसे लिपटकर रोने लगी। तब तक ममता भी वहां आ गई। ममता ने देखा कि प्रिया मंगो को गले से लगाए खड़ी है और मंगो के पूरे बदन से कई जगह खून बह रहा है। ये देखकर ममता घबरा गई। उसने तुरंत प्रिया को गोद में उठाया और वहां से चली गई। मंगो चुपचाप ममता को देखती रही। ममता ने एक बार भी उसके बदन पर हाथ नहीं फिराया, जबकि मंगो प्रिया के लिए अपनी जान पर खेल गई। फिर उसी शाम, सुनो जी, ये मंगो को अब छोड़ना होगा। पर ऐसा क्यों? क्या किया उसने? जरा जाके उसकी हालत देखो, पता नहीं किससे भिड़ कर आई है। भिड़ के आई है मतलब? पता नहीं किससे लड़ पड़ी है। पूरे शरीर पर घाव ही घाव है। मुझे तो लगता है कहीं पागल तो नहीं हो गई। उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। छोटी सी बच्ची है घर में, बेचारी सुबह से सहमी हुई है। क्यों? अब उसे क्या हुआ? अब मुझे कुछ नहीं पता। आप बस अभी जाओ और उसे कहीं छोड़ कर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। हरीश पीछे बाड़े में गया तो उसने देखा कि मंगो वहाँ पर उदास बैठी थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर हरीश की आंखों से आंसू आ गए। उसके घाव देखकर हरीश को लगा कि शायद अब मंगो बच नहीं पाएगी और वो मंगो को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता था। उसने मंगो की रस्सी हाथ में ली और उसे जंगल की तरफ लेकर चल दिया। मंगो भी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। काफी दूर पहुंचकर हरीश ने मंगो की रस्सी हाथों से छोड़ दी और मंगो के सिर पर हाथ फिराकर वहां से वापस चला आया। मंगो उसे जाते हुए एकटक देखती रही, लेकिन उसने हरीश को रोकने की या उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की और मुंह लटकाए जंगल की तरफ बढ़ गई। दर्द और भूख से परेशान मंगो
एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। अरे ये क्या? ये तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज है। मंगू आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ी, तभी उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर के पीछे बाघ का एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था। अरे तुम तो बड़े प्यारे हो, पर रो क्यों रहे हो? मेरे बाबा अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ है तुम्हारे बाबा? मुझे नहीं पता, वो मुझे यहीं छोड़ कर गए थे और कहकर गए थे कि थोड़ी देर में खाना लेकर आएंगे। मंगू दर्द से बेहाल थी, लेकिन बाघ के बच्चे को भूख से बिलखता देख उसने फौरन उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। बाघ का बच्चा भी मंगू से लिपट कर दूध पीता रहा। इसी बीच वहाँ किसी के कदमों की आहट हुई। उस आहट को सुनकर मंगू घबरा गई। उसने फौरन बाघ के बच्चे को खुद से चिपका लिया और पलटकर देखा तो सामने वही खूंखार बाघ खड़ा था जिसने प्रिया पर हमला किया था। अच्छा, तो तुम यहाँ भी आ गई। मेरे बच्चे को छोड़ दे, वरना अब नहीं बच पाएगी मुझसे। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, यही मेरे बाबा हैं। इतना कहकर वो बच्चा जाकर उसी बाघ से लिपट गया। ये देखकर मंगू खुश थी, लेकिन तभी बाघ ने गुस्से से अपने बच्चे से पूछा, इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? नहीं नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो इन्होंने मुझे दूध पिलाया और बहुत प्यार भी किया। अपने बच्चे की बात सुनकर बाघ हैरान रह गया। उसका नजरिया मंगू के प्रति एकदम बदल गया। वो मंगू के पास आया और बोला, अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने आई हो, पर मैं ये भूल गया कि उस दिन तुम तो एक इंसान की बच्ची के लिए अपनी जान पर खेल गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रुको, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वहाँ उस इंसान के पास रहती थी। मंगू ने उस बाघ से कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चल दी। वो चलते हुए लड़खड़ा रही थी। ये देखकर बाघ के बच्चे ने कहा, ये कितनी अच्छी हैं, पता नहीं किस गंदे जानवर ने इन्हें चोट पहुंचाई। बाघ के पास अपने बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मंगू वहाँ से चली गई और रात भर जंगल में भटकती रही। फिर अगले दिन उसी बाघ ने देखा कि एक शेर मंगू की जान लेने की कोशिश कर रहा था और मंगू पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रही थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी और वो कमजोर पड़ रही थी। मंगू की जान खतरे में देखकर बाघ शेर से भिड़ गया और फिर दोनों ने मिलकर शेर को वहाँ से भगा दिया। बाघ मंगू को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। मंगू को देखकर बाघ का बच्चा बहुत खुश हुआ और वो मंगू के घावों को चाटने लगा। बाघ वहाँ से चला गया और मंगू उसके बच्चे के पास बैठ गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाघ हर रोज शिकार करता और उसका बच्चा मंगू के साथ खूब खेलता। वक्त गुजरा तो मंगू के घाव भी भर गए और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर एक दिन, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? उसी गांव में। हो सकता है कि मुझे कोई इंसान फिर से अपने पास रख ले। वैसे भी गाय घरों में ही अच्छी लगती हैं, सड़कों या जंगलों में नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तो कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाघ और उसके बच्चे से विदा लेकर मंगू गांव वापस आ गई। वो सीधे हरीश के घर पहुंची तो प्रिया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। मम्मी मम्मी देखो, मंगू आ गई है। ये फिर वापस आ गई। मंगू को वापस देखकर हरीश और प्रिया बहुत खुश थे। दोनों मंगू से जाकर लिपट गए। तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वहाँ दो भेड़िए खड़े थे जो हरीश और प्रिया को घूर रहे थे। उन भेड़ियों को देखकर हरीश और प्रिया बुरी तरह घबरा गए, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बाघ निकला और मंगू के साथ जाकर उन दोनों भेड़ियों के सामने खड़ा हो गया। और फिर वहाँ पर जो हुआ उसे देखकर ममता और हरीश दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मंगू को बड़े ही प्यार से वापस अपना लिया। अब मंगू के पास दो परिवार थे। एक जगह वो प्रिया उसकी बच्ची थी तो दूसरी तरफ जंगल में वो एक बाघ के बच्चे की माँ थी। सूरजपुर नाम के एक गांव में विशाखा नाम की एक गरीब लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। विशाखा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। विशाखा के पिता गाय का दूध निकाल कर बेचते थे और उसी से ही घर का गुजारा होता था। विशाखा के घर में जो गाय थी वो कभी भी विशाखा और उसके पिता को परेशान नहीं करती थी। एक दिन विशाखा अपने पिता से बोली,
पिताजी, आप शाम को घर लौटते हुए चावल का भूसा लेते आना। हमारी छोटी चावल का भूसा बहुत शौक से खाती है। ठीक है बेटिया, लेता आऊंगा। पर विशाखा बेटी, तुम हमेशा ही इसकी देखभाल में लगी रहती हो। तुम ससुराल चली जाओगी तो ये भी तुम्हारे बिना उदास हो जाएगी। विशाखा उस गाय को छोटी कहकर बुलाती थी। तब वो गाय बहुत खुश होती थी। पिता की बातों को सुनकर विशाखा उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद विशाखा के लिए शहर से रवि नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है और लड़के वाले उसे देखने आते हैं और विशाखा की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो ससुराल आ जाती है, पर ससुराल आकर उसको पता चलता है कि उसका पति एक शराबी है और वो बहुत शराब पीता है। देखो विशाखा, ये तो तुम जान ही गई हो कि मैं शराब पीता हूँ, पर मेरी शराब पीने की सबसे बड़ी वजह थी वो लड़की जिसे मैं प्यार करता था। उसकी कहीं और शादी हो गई, इसलिए मैं उसके दुख को भूल नहीं पा रहा हूँ। माँ ने मेरी शादी तुमसे इसलिए करा दी ताकि मैं इस गम से बाहर आ सकूं। नशे में चूर रवि बिस्तर पर लुढ़क जाता है। विशाखा रवि को बिस्तर पर लिटा देती है और रोने लगती है। वो यही सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा। वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है। देखो बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा रवि शराब पीता है, पर खबरदार तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि घर की बातें घर के अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। अगर तुमने रवि की शराब पीने की आदत के बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी, याद रखना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इस तरह से बात करोगे। मैंने क्या गलती की है मुझे बताइए। आपका बेटा किसी और से प्यार करता है तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ रही हैं? आपको मैं ही क्यों मिली थी जिंदगी खराब करने के लिए? खबरदार, जो मुझसे ऊंची आवाज में बात की, बोलने से पहले सोचकर बोला करो। अपनी जुबान को लगाम लगा कर रखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की बातों को सुनने के लिए, इसलिए जाओ, जाकर घर का काम पड़ा है वो सब निपटाओ। हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मुझे शादी के बाद इतने दुख के दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? विशाखा रोती हुई घर के काम निपटाने लगती है। तभी उसे अपनी गाय छोटी की याद आती है, पर कोई फायदा नहीं था। वो अपनी छोटी से मिलने गांव नहीं जा सकते थे। विशाखा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लेती है और थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने बैठ जाती है। तभी उसकी सास आ जाती है। तुम तो ऐसे आराम कर रही हो जैसे घर का सारा काम निपट गया हो। अभी तो कपड़े धोने बाकी हैं, वो तेरा बाप आकर धोएगा क्या? और आज शाम को ही अपने पिता के पास जाना और 20,000 रुपए का इंतजाम करके लौटना। पर सासू माँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, उनके पास 20,000 रुपए कहाँ से आएंगे? ऐसा जुल्म मत करो सासू माँ। विशाखा की सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। विशाखा रोती हुई अपने पिता के पास जाती है और जाकर अपना सारा दुख बताती है। कोई बात नहीं विशाखा बेटी, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। उससे जो पैसे आएंगे वो तू अपनी सास को दे देना। कम से कम तू अपने घर में तो रहेगी। अगर मेरे पास रहेगी तो गांव वाले जीने नहीं देंगे। जा बेटी, पैसे लेकर अपनी सास को दे दे। बाकी जो तेरी किस्मत में लिखा होगा वो तुझे मिल जाएगा। पर पिताजी, मैं छोटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मेरा अकेले मन नहीं लगता। ठीक है बेटी, अपना और छोटी का ख्याल रखना। विशाखा गाय को लेकर अपनी सास के पास पहुँचती है और उसे 20,000 रुपए दे देती है। अभी कुछ समय के लिए तो उसकी सास का मुंह बंद हो जाता है, पर वो लालची थी। उसे अभी और भी पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने सोचा, रवि बेटा, अगर हम दोनों मिलकर विशाखा की गाय को बेच दें तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। ठीक है माँ, फिर तो हम आज रात को ही इस गाय को ले जाकर किसी को अच्छे दामों में बेच देंगे। क्या ये दोनों मिलकर मेरी छोटी को बेचने वाले हैं? मेरे जीते जी ऐसा कभी भी नहीं होगा। विशाखा गुस्से में अपनी सास और रवि के पास जाती है। तुम दोनों मिलकर मेरी छोटी को बेचना चाहते हो? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी छोटी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी। माँ, मुझे लगता है हमें पहले इसे ही ठिकाने लगाना होगा। अगर ये जिंदा रही तो ये शोर मचा देगी। इसके हाथ मुंह बांध दो और हम इसे खाई में धक्का दे देंगे। रवि और उसकी माँ मिलकर विशाखा के मुंह और हाथ को बांध देते हैं और उसे एक ऊंची खाई पर ले जाते हैं और उसको धक्का देने लगते हैं। पर कहते हैं ना, जानवर इंसानों से भी ज्यादा वफादार होता है। छोटी गाय को पता था कि विशाखा के साथ कुछ गलत होने जा रहा है। वो खूंटे से बंधी अपनी रस्सी तोड़ देती है और उनके पीछे पीछे भागती हुई जाती है
और रवि और उसकी माँ को अपने सींग से जोर का धक्का देती है। हाय मेरी मैया, कोई बचाओ, ये गाय हमें जान से मार देगी। वो रहे इंस्पेक्टर साहब, दोनों माँ बेटे, इन दोनों को पकड़ लीजिए। इन्होंने मेरी प्यारी सी बच्ची को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ, मैं तो तुझे और छोटी से मिलने आ रहा था। मैंने छोटी को तेरे पीछे भागते हुए देखा तो मैं भी दौड़ आया। छोटी, इन दोनों को छोड़ दे। देख पिताजी पुलिस को ले आए हैं, अब इन्हें इनके किए की सजा कानून देगा। रवि और उसकी माँ को पुलिस पकड़कर ले जाती है और अपनी बहू को मारने की कोशिश के इल्जाम में दोनों माँ बेटे को सजा हो जाती है। विशाखा अपनी गाय के कारण बच गई थी, वरना रवि और उसकी माँ तो उसको मारने ही वाले थे। विशाखा अपनी गाय छोटी को गले से लगा लेती है और फिर कुछ समय बाद विशाखा के पिता पूरी छानबीन करके विशाखा की शादी दोबारा एक ऐसे लड़के से करते हैं जो उसको बहुत ही प्यार करता था और उसको समझता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।